Welcome friends to the one short series lectures of the chemistry of semester 4, and we are discussing about vicinal diol या vicinal glycols in previous lectures of one short series. पार्ट 1 हमारा हो चुका है जिसमें हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, इंट्रोडक्शंस, नोमेनक्लेचर्स इस तरीके के जो भी टॉपिक्स हैं हमने कवर अप कर लिए हैं. यही हमने पढ़ा हुआ था. यू कैन सी हेयर ये सब हम पढ़ चुके हैं और हमने क्या क्या उस दिन पढ़ा था वो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. See, these are the basic topics which are already has been done in previous lectures या yesterday. आज हमें पढ़ना है इनके केमिकल रिएक्शन. जो ये डायाओल्स होते हैं, जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो CH2OH CH2OH, इसे ग्लाइकोल भी कहते हैं, हमने बताया था. तो जो ये भी हम देख रहे हैं, अब इसके हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करनी है. ठीक है. ये किन किन कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे या किन किन रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे और किन किन रिएक्शंस के मैकेनिज़्म इम्पोर्टेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे. जिस रिएक्शंस के मैकेनिज़्म इम्पोर्टेंट है उन रिएक्शंस के मैकेनिज़्म को हम डील करेंगे, उसको डिटेल में जाएंगे. और जिन रिएक्शन के मैकेनिज़्म नहीं, सिर्फ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऐसा कुछ करके आता है एग्जाम में कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, रिएक्टेंट दिया रहता है, हमें प्रोडक्ट बनाना होता है. तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हमको मिलेंगे, तो उसके सिर्फ हमको प्रोडक्ट जानने हैं, कैसे बन रहा है बस वो जानना है. मैकेनिज्म पे हमको डिटेल में नहीं जाना है. मैकेनिज्म वाले जो सवाल होंगे उनको हम डिटेल में जाएंगे, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स लेट्स स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल या डायहाइड्रिक अल्कोहल्स. तो पहले केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल में जो पहले रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स. तो हमें रिएक्शंस करवाने हैं विसिनल ग्लाइकोल्स के एक्टिव मेटल्स से. मतलब आपके पास CH2OH CH2H इथाइलिन ग्लाइकोल दिया रहेगा, हमें उसके हमें जो उसका रिएक्शन जो है वो एक्टिव मेटल के साथ करवाना है. और एक्टिव मेटल्स कहने का मतलब है कि हमारे पास सोडियम होगा, और ये सोडियम क्या होता है, एक्टिव मेटल्स कहलाए जाते हैं. तो इसी सोडियम के साथ हम रिएक्शन देखेंगे. तो विसिनल ग्लाइकोल, इसको हाईलाइट करते हैं, विसिनल ग्लाइकोल reacts with active metals like sodium, forming mono and disodium salt with the liberation of H2 gas. ठीक. Vicinal glycols and dihydric alcohols react with active metals like sodium, forming mono and diasodium salt. मोनो और डायसोडियम सॉल्ट बनाएंगे और H2 गैस की लिबरेशन हो जाएगी. कैसे हो जाएगी इसको देखते हैं. और यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि देखिए टेम्परेचर जो है यहाँ पे 323 केल्विन का है, यानी 50 डिग्री का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, और 50 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन 323 के बराबर होता है. तो इतने टेम्परेचर पर सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो हमें कह रहे हैं कि मोनो एंड डायसोडियम सॉल्ट मिलेंगे. मोनो भी मिलेगा, डायसोडियम भी मिलेगा. तो कैसे मिलेगा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. चलिए, तो इसको हम नेक्स्ट एक नए पेज पर करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा. इंसर्ट पेज, ब्लैंक. कलर आप बताइए क्या कर लें. कलर इस बार हम लेते हैं कुछ बढ़िया कलर लेते हैं. चलिए मान लीजिए ब्लू ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है. तो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है. पहली रिएक्शन की बात कर रहे हैं एक्टिव मेटल के साथ, ध्यान दीजिएगा. रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, मान लीजिए सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. ज़रा देखिए क्या मिलेगा. हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, इससे लिखते हैं. इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं दिख रहा है, कलर चेंज. ठीक है, बेटर है कलर. चलो, CH2OH और CH2OH दिया हुआ है, ये ग्लाइकोल दिया हुआ है, और रिएक्शन करवा रहे हैं. ये रिएक्शन करवा रहे हैं, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम से रिएक्शन करवा रहे हैं. और टेम्परेचर मैंने आपको बताया है कि 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए.
30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और क्या बताया मैंने कि केल्विन में इसको आप लिख सकते हो, और यहाँ से H2 रिलीज होगा, मतलब H2 गैस लिबरेट होगी, ये मैंने आपको बताया। तो कैसे होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा ज़रा देखें, H2 गैस रिलीज होने का मतलब क्या है। H2 गैस रिलीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे H2 तो रिलीज नहीं होगा, पहले हाफ ऑफ H2 रिलीज होगा, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ पहले। यहाँ पे हाफ ऑफ H2 रिलीज होगा, नॉट H2 टोटल रिलीज होगा। जब ये इथाइलिन ग्लाइकोल सोडियम से रिएक्ट कर लेगा तो H2 टोटल में रिलीज होगा। तो हाफ ऑफ H2 मतलब ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, ठीक है। कैसे होगी ये हम डिस्कस करते हैं। हाफ ऑफ H2 पहले रिलीज होगा, फिर नेक्स्ट में हाफ ऑफ H2 गैस रिलीज होगी, लिबरेट होगी, और टोटल में H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो देखिए सोडियम आएगा, सोडियम होता है Na+, और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस OH पे ध्यान दीजिए, पहले इस OH पे ध्यान दीजिए। तो ये OH में क्या है, इस OH में O पे नेगेटिव है, O पे नेगेटिव है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये OH है, अगर ये O इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा अपने तो O पे नेगेटिव आएगा, H पे प्लस आएगा, तो H+ यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। H+ यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, और ये Na जो है एक्टिव मेटल्स आके इस पे अटैक करेगा, ठीक है, आके इस पे अटैक करेगा। H+ रिलीज हुआ है टोटल, मतलब H2 रिलीज नहीं हुई है, H+ यहाँ पे रिलीज हुआ है। कहने का मतलब है कि हाफ ऑफ H2 रिलीज हुई है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ H2 जो गैस होती है उसका हाफ ऑफ पोर्शन रिलीज हो चुका है। तो यही हमें लिखना है प्रोडक्ट में, क्या लिखना है ये बहुत ज़रूरी है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, यानी O पे Na+ आके जुड़ रहा है, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट O पे क्या जुड़ रहा है, Na+, तो CH2 एज इट इज़ रहेगा, O नेगेटिव और इसके साथ Na+ जुड़ जा रहा है, और नीचे वाला जो है वो एच डी ही है, उसमें कोई छेड़छाड़ी हमने नहीं की थी, CH2OH, ठीक। ये जो बना है देखिए, एक CH2 पे यानी एक कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ Na+ जुड़ चुका है। इसका मतलब है कि मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन हुई है। इसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट, इसको बोलते हैं हम मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। अगर हम इसी का दोबारा फिर से सोडियम लें और इस बार टेम्परेचर जो है हम करीबन 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें। अभी हमारा जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब हाई टेम्परेचर है, फिर से इसको हीट करते हैं एकदम हाई टेम्परेचर पे 160 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, तो फिर से हाफ ऑफ H2 रिलीज होती है, और सोडियम की ही प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता है, इस पर भी हमको डिस्कशन करना है। तो ये जो है, ये अभी जो हम ये मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बना हुआ है, मोनोसोडियम मतलब अभी एक ही सोडियम के जुड़ा हुआ है। तो मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट जो सॉल्ट बना हुआ है, इसका दोबारा Na के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है इसको देखते हैं। तुम्हारे पास क्या है, CH2 है और O नेगेटिव है, Na+ आके इस पे जुड़ गया है, और नीचे वाला जो था वो एज इट इज़ था, यानी CH2OH। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दोबारा से सोडियम आएगा, Na, इस बार ये पिछली बार टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, सॉरी 50 डिग्री के अराउंड था। इस बार 160 डिग्री हो जाएगा, यानी 160 डिग्री सेल्सियस, सीधे सीधे 110 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 160 डिग्री सेल्सियस पे 160 डिग्री सेल्सियस पे ये फिर से हाफ ऑफ H2 रिलीज़ करेगा। मतलब अब इस वाले H पे ध्यान दीजिए, अब इस वाला H रिलीज होगा, तो हाफ ऑफ H2 रिलीज होगा, तो क्या बनेगा इस पे फोकस करते हैं। ये बन जाएगा इस येलो कलर से CH2, ऊपर वाले पे कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी, Na+, इस बार ये नीचे रिएक्ट करेगा, जो नीचे OH है उस पर देखिए CH2, और O नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, और Na+ भी यहाँ पे रहेगा। मतलब एक मिनट, मतलब जो ये वाला Na है, वो इस बार यहाँ पे आके अटैक करेगा।
तो जो अभी ये बना है, अभी जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, अभी ये देखिए 2 सोडियम यहाँ पे आके जुड़ गए हैं ग्लाइकोल पे, तो इसे बोलते हैं डायासोडियम ग्लाइकोलेट, इसे बोलते हैं डायासोडियम ग्लाइकोलेट। तो पहले ये था, ये रिएक्शन यहाँ से शुरू हुई, फिर इस तरफ बढ़ी, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बना, और उसके बाद मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट से डायासोडियम ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन हो गई, तो डायासोडियम ग्लाइकोलेट आपको मिल गया। तो ये पहली रिएक्शन थी जब ग्लाइकोल से, इथाइलिन ग्लाइकोल से या डायहाइड्रिक अल्कोहल से, डायहाइड्रिक अल्कोहल से मतलब हम जनरली क्या पढ़ रहे हैं, हमने बताया था कि जनरली हम कंपैरेटिवली स्टडी किसके करेंगे डिटेल में, विसना ग्लाइकोल की। तो ग्लाइकोल जब एक्टिव मेटल सोडियम से रिएक्ट करेगा तो ये मोनोसोडियम और डायासोडियम सोड की फॉर्मेशन करेगा, जहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रही है। जैसे पहले हाफ ऑफ H2 रिलीज हुई यहाँ पर, और फिर हाफ ऑफ H2 रिलीज हुई यहाँ पर, तो टोटल H2 गैस रिलीज हो गई, टोटल जो है H2 गैस की रिलेशन हुई। ठीक, ओके, इसको आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, बाकी नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, इससे आप ज़्यादा लिखेंगे तो बेटर है। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड कहने का मतलब है कि HX, हैलाइड्स मतलब हेलोजेंस, तो HX के साथ रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन होगी? ग्लाइकोल की रिएक्शन होगी। तो HX के साथ कैसे रिएक्शन होगी इस पर फोकस करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, पहले हम देखते हैं HCl से। HX में यानी X मतलब हेलोजेंस में हम पहले HCl की बात कर लेते हैं। अगर HCl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा? हमारे पास ग्लाइकोल है। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, जो पहले वाले रिएक्शन पे जाइए, वहाँ पे हमें जो टेम्परेचर देखिए, लर्न करने की ट्रिक है। अगर आपको मान लीजिए टेम्परेचर नहीं याद हो रहा है तो लर्न करने की ट्रिक है। एक्टिव मेटल सोडियम से जब रिएक्ट कर रहा था तो डायासोडियम बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए था 160 डिग्री सेल्सियस। डायासोडियम सॉल्ट बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए था 160 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर आपको HX यानी HCl के साथ रिएक्शन करवाना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो आपको इनिशियल टेम्परेचर कितना चाहिए? 160 डिग्री सेल्सियस। तो आप उससे रिलेट करके आप लर्न करने का एक ट्रिक बना सकते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल है, CH2H HCl, यहाँ से H2 रिलीज होगा। ठीक है, H2 कैसे रिलीज होगा आपको पता चल गया होगा। देखिए कैसे रिलीज होगा, यहाँ पे OH, इसको जूम करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, इसको रफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ये HCl आएगा, ठीक, Cl नेगेटिव H प्लस, यू ऑल नो। अब ये जो H प्लस है ये पूरा निकाल देगा H2, ये पूरा H2 रिलीज कर देगा। ठीक है, जब ये पूरा H2 रिलीज कर देगा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड तोड़ा और O नेगेटिव पूरा बना लिया, यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो है, अब आप समझ पा रहे हैं। देखिए जो बेसिक केमिस्ट्री है वो आप पढ़ के आ चुके हैं, तो बेसिक यही फोकस करता है कि आपको नॉर्मल ये सब पता है, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाने की क्षमता देखनी है। आपको क्या बनने वाला है ये पहले से मालूम होना चाहिए, किस तरीके से कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव, कौन नेगेटिव से जुड़ेगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये यहाँ पे H प्लस है, OH नेगेटिव है, ये H2 रिलीज़ कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे रिलीज़ किया हुआ है 160 डिग्री सेल्सियस का इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे CH2 पे प्लस आ गया है, तो Cl नेगेटिव कहाँ पे जाके जुड़ेगा? इसी पे जाके जुड़ेगा। जब इसी पे जाके जुड़ना है तो देखिए क्या बन रहा है, CH2Cl बन रहा है। अब जैसे N ने दोबारा रिएक्ट किया था, उस बार भी टेम्परेचर हमने बढ़ाया था, इस बार 160 डिग्री सेल्सियस है, तो इस बार 200 डिग्री सेल्सियस जाएगा। सेकेंड वाले स्टेप में 200 डिग्री सेल्सियस जाएगा, H2 यहाँ पे भी रिलीज होगा। ठीक है, और इस बार जो H प्लस Cl नेगेटिव है, जो H प्लस है वो इस वाले OH के साथ मिलकर H2 रिलीज करेगा, H2 पे प्लस आएगा और Cl नेगेटिव दोबारा इस C पे जाके जुड़ जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, वो बनने वाला है CH2Cl CH2Cl। इथाइलिन ग्लाइकोल था, इथाइलिन ग्लाइकोल से इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन बना, क्लोरो और ये OH है तो हाइड्रिन, और उसके बाद ये OH भी हट गया तो इथाइलिन डाइक्लोराइड बन गया। सो व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, दिस रिएक्शंस विल टेक्स प्लेस व्हेन X इज इक्वल टू Cl, यानी जब हम हैलाइड जो ले रहे हैं वो Cl ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं।
सिमिलर रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगी, सेम टेम्परेचर पे होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, H2 वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो सिमिलर रिएक्शन विल बी गोइंग टू टेक प्लेस व्हेन वी टेक X इज इक्वल टू Br यानी HBr। तो जब हम HBr लेंगे तो सिमिलर रिएक्शन होगी। तो इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे रिएक्ट कर रहा था। HBr भी H प्लस में टूटेगा और प्लस Br नेगेटिव में टूटेगा। तो Br नेगेटिव इस कार्बन पर टेक करेगा, फिर इस कार्बन पर टेक करेगा सेकंड स्टेप के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। H प्लस क्या रहेगा कि इस H इससे और इससे मिला के H2 रिलीज कर देगा और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएंगे CH2Br CH2Br। यहाँ पे बनेगा क्या, इथाइलिन डायाब्रोमाइड। तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है आई थिंक, तो मैं नाम नहीं देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। वरना अभी कमेंट्स करके कभी हो सकता है कहीं कमेंट्स ना आ जाए किसका नाम क्या है। तो नाम प्रीवियस की तरह ही होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम इथाइलिन डायाब्रोमाइड। नहीं लिखा सही से, आई एम सॉरी, अच्छे से लिख देते हैं इथाइलिन। कभी कभी पेन से चलती नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अब इतना पैसा है नहीं कि स्मार्ट क्लासेस करवाएं। इथाइलिन डायाब्रोमाइड, तो इसका नाम है इथाइलिन डायाब्रोमाइड। क्या यही रिएक्शन HI के साथ भी होगी? अगर हम X इज इक्वल टू I लें तो क्या यही रिएक्शन HI के साथ होने वाली है? लेट्स सी HI के साथ ये रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन है। जब HI रिएक्ट करने आएगा तो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, जैसे यहाँ पे है। अब इस इथाइलिन ग्लाइकोल हम 2 मोल्स लेंगे HI का। 2 मोल्स लेंगे मतलब जैसे यहाँ पे पहले HBr ले रहे हैं, फिर दोबारा HBr ले रहे हैं, हम एक साथ ही रिएक्शन करवा दे रहे हैं। मैंने एक साथ लिख दिया है, मतलब इस पूरे 2 स्टेप को एक स्टेप में कंबाइन कर लिया। इसलिए जैसे 1 मोल HBr यहाँ पड़ा, 1 मोल HBr यहाँ पड़ा, मतलब कितना पड़ा, 2 टाइम्स ऑफ HBr ही तो पड़ा। टोटल समय कितने मॉलिक्यूल से जरूरत पड़ी HBr की? 2। तो 2 टाइम्स HBr। तो सिमिलरली वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मैंने हर एक स्टेप को ले लिया। अगर मान लीजिए 2 HI रिएक्ट किया और 2 टाइम्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2 रिलीज किया, तो जो कंपाउंड मिलना चाहिए प्रीवियस केसेस में जब HX रिएक्ट कर रहा है ग्लाइकोल से, तो यही मिलना चाहिए CH2I, बट इट इज़ अनस्टेबल। ये कंपाउंड अनस्टेबल है। चूँकि अनस्टेबल है तो इसको जब ये स्टेबल होना चाहता है तो ये सीधे किस में कन्वर्ट होता है, इथाइलिन में। ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। कहने मतलब ये कि ये I रिलीज हो जाता है, ये I रिलीज हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है और I2 क्या हो गया, I2 इज गोइंग इन एयर। I2 हो गया फुर, I2 तोता की तरफ फुर हो गया। तो ये चूँकि अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए, मतलब अनस्टेबल है तो नहीं स्टेबल हो पाएगा इस स्टेट में, तो ये इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये। तो आई थिंक आई एम क्लियर। तो ये 2 रिएक्शंस थी HX के साथ ग्लाइकोल की और पहली एक्टिव मेटल सोडियम के साथ। अब फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स अगर Pi3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या हो? HX के साथ रिएक्शन करवाए, HCl के साथ करवाए, HBr के साथ करवाए, Pi3 के साथ करवाएंगे तो ज़रा देखो कमाल की बात होती है कि ये रिएक्शन रटना बहुत आसान है। अभी अगर आपको ये वाली रिएक्शन लर्न हो गई है HI के साथ कि CH2I बनेगा, अनस्टेबल है, इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम रिएक्शन इज हेयर, मतलब रिएक्शन विथ Pi3 और रिएक्शन विथ HI इज नॉट वेरी डिफरेंट, दे आर सेम। कैसे, जरा देखो। Pi3 के साथ ग्लाइकोल, यहाँ पे ग्लाइकोल लिखना भूल गया, Pi3 के साथ ग्लाइकोल का रिएक्शन होगा, Pi3 हमने ले लिया, ठीक है। तो जब Pi3 ले लिया तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, मतलब CH2I बनेगा। और हमने कह दिया है कि CH2I अनस्टेबल है, यहाँ से फिर से I2 रिलीज हो जाएगा और बन क्या जाएगा, इथाइलिन, यानी फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और I2 रिलीज हो जाएगा। और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से रिलीज क्या होना चाहिए, यहाँ से I2 रिलीज हो गया, ठीक है। और जब Pi3 ग्लाइकोल से रिएक्ट कर रहा होगा, हालांकि ये भी 2 बार ही हो रहा होगा, 2 मोल्स आप ले सकते हो। जब तो Pi3 रिएक्ट कर रहा होगा तो क्या बनेगा आखिरी में, ये I और ये I इस पर जुड़ जाएंगे, तो CH2I की फॉर्मेशन करेंगे।
थोड़ा सा इसमें कुछ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा, तो आप रिएक्शंस को, एक्चुअली इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म आता भी नहीं है, सीधा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आता है, तो आप इस तरीके से करें। अब सिमिलर कंडीशन क्या PbR3 के लिए भी यूज़ होगी, लेकिन हाँ CH2Y अनस्टेबल है, बट CH2Br तो अनस्टेबल नहीं है। तो PbR3 के साथ जब रिएक्शन होगा, तो PbR3 के साथ रिएक्शन होगा तो CH2Br और CH2Br की फॉर्मेशन होगी, यानी इथाइलियन डायब्रोमाइड की रिएक्शन, या सॉरी इथाइलियन डायब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। PbR3 आएगा, ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करेगा, ये OH की जगह Br आ जाएगा, ये OH एटिजिस, फिर हम PbR3 लेंगे और फिर ब्रोमीन यहाँ पे आएगा और इस OH की जगह भी Br आ जाएगा, तो एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, इथाइलियन डायब्रोमाइड बन गया। चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है आप सभी को पता होगा। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड। लैब में आपने इसको देखा होगा, फेमिलियर है, काफ़ी रिएक्शंस में ये हेल्प करता है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का काम क्या है, विथ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड लेना है नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड लेना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो नाइट्रिक एसिड भी कंसनट्रेटेड लेना है और H2SO4 भी कंसनट्रेटेड लेना है। जब हम इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं तो इथाइलिन डाइनाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। जब ये दोनों का मिक्सचर ग्लाइकोल से रिएक्ट करेगा, मतलब कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल से, देन दे विल फॉर्म इथाइलियन डाइनाइट्रेट। कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है, 2HNO3 ले लिया हमने और H2SO4 यानी HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लिया, तो बना क्या, बना ये कि ज़रा देखो, ये H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये H यहाँ पे आ गए हैं और 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़नी है, तो ये इनका मिक्सचर लिया है, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन हमको मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से 2 NO2 मिलेगा, ठीक, NO2 मिल जाएगा। और जब ये CH2OH है और CH2OH है, तो यहाँ से जब H2O रिलीज होगा, यानी 2H2O हम रिलीज कर दिए, तो CH2O के साथ क्या हुआ कि H प्लस और NO2 या NO3 का जो रिएजेंट होता है, एक्टिव जो स्पीसीज होती है वो HNO3 क्या होती है, NO2 नेगेटिव, ये होती है ना। तो एक्टिव स्पीसीज NO2 है, तो ये जाके उस पर जुड़ जाएगा, O पे जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा ये कि CH2ONO2 और CH2ONO2 और CH2ONO2 और CH2ONO2 कुछ और नहीं, इसे कोई इथाइलियन डाइनाइट्रेट कहते हैं, इसी को ही इथाइलियन डाइनाइट्रेट कहते हैं। तो जब HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में ग्लाइकोल की रिएक्शन होगी, तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा और H2O भी में देखने को मिलेगा। अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जितने भी मैंने रिएक्शंस बताए, इनकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ कहाँ से बॉन्ड टूटा है वो मैंने थोड़ा बहुत को आइडिया दे दिया है। ऊपर वाली मैकेनिज्म, ये पूरी मैकेनिज्म की बात तो नहीं है, लेकिन कैसे हो रहा है ये इसको कोशिश करते हैं। 5वीं रिएक्शन है रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, मोनोकार्बोक्सिल मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, COOH। जैसे मान लीजिए ये CO कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, तो हमने मोनोकार्बोक्सिल ले लिया, CH3COOH ले लिया, ठीक है। अगर हम ऐसा ले लेते तो कैसा ले लेते, ऐसा। अगर हम कुछ इस तरीके का लेते, मतलब CH3COH ले लिया, मान लीजिए कुछ ऐसा ले लिया CH3COOH, ठीक। तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें मोनो कार्बोक्सिलिक है, हमको मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप चाहिए, तो इस बात का भी हमें ध्यान देना। तो हमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लेना था, तो हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन हाँ, एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है H2SO4। इसको हम और थोड़ा जूम करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल हमने ले लिया है, अब एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है H2SO4। ऐसे कैटलिस्ट में स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में लेना है, भर के नहीं ले लेना है, सिंगल ड्रॉप या इसमें भी 2 to 3 ड्रॉप्स, लेकिन हाँ स्मॉल अमाउंट में हमको H2SO4 लेना है। यहाँ से भी H2O रिलीज होता है,
CH3COOH की प्रेजेंस में यहाँ से H2O रिलीज होता है। तो बनता क्या है, बनता ये है कि CH2O, देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला H भी बाहर जाएगा, ये वाला भी बाहर, और नेक्स्ट में जब फिर से हम CH3COH और H2O से खोल लेंगे, फिर से H2 रिलीज होगा। तो मतलब फिर से यहाँ पे देखिए OH अभी तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ से भी H चला जाएगा। तो ये CH2O यहाँ पे है, यहाँ पे भी CH2O आखिर में बचेगा ही। तो CH2O के साथ CO CH3 जुड़ जाता है, और CH2O के साथ यहाँ पे भी क्या है, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा। तो पहली बारी में तो जब CH3COOH लेंगे और H2O से खोल लेंगे, जब पहली बारी में लेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लाइकोल मोनोएसिटेट, मतलब एक ही बार एसिटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब दोबारा CH3COH और H2O से प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो इस OH पे भी हट के COCH3 जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये होता है ग्लाइकोल डाइएसिटेट। पहले बना मोनोएसिटेट, फिर बना डाइएसिटेट। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई। अब हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनकी क्या कहानी है, इसको पहले हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो सकता है। रिएक्शंस विथ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ग्लाइकोल्स रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ग्लाइकोल रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिर-टोलुइन सल्फोनिक एसिड। पिर-टोलुइन सल्फोनिक एसिड आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। पिर-टोलुइन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। पिर-टोलुइन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है SO3H, उसके बाद ये बेंजीन का ग्रुप, फिर दूसरे छोर पे CH3। तो जब पिर-टोलुइन सल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में ग्लाइकोल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, साइक्लिक एसिटल और कीटल्स की फॉर्मेशन होगी। और इस रिएक्शन का मतलब यूज़ क्या है, इस रिएक्शन का यूज है टू प्रोटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना। कार्बोनिल ग्रुप मतलब यही एल्डिहाइड वाले, कीटोन वाले, C डबल बॉन्ड हो, CHO, ठीक है। इस तरीके के ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिएक्शन की फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। तो कैसे होती है ये रिएक्शन, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, जैसे हमारे पास ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, हमने एल्डिहाइड ले लिया, पिर-टोलुइन सल्फोनिक एसिड लिया और हीट किया। पिर-टोलुइन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो होगा क्या, होगा ये कि ये देखिए H2 रिलीज होगा। कैसे H2 रिलीज होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं, ये हमने यहाँ पे H2 को रिलीज कर दिया। जब H2 रिलीज हो गया तो ये CH2O के साथ ये वाला कंपाउंड आके जुड़ जाएगा, और फिर इससे CH2O के साथ ये वाला कंपाउंड आके जुड़ जाएगा। तो एक साइक्लिक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा। H2 रिलीज हो गया और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है CH2OCHR। इसी को बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। एक्चुअली एसिटल कीटल आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर वहाँ पे भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, तो उसको भी आप एसिटल का नाम दे सकते हैं। IUPAC ने क्या इसमें कहा हुआ है कि आप एसिटल प्रयोग करें या कीटल प्रयोग करें, दोनों एक ही बात होती है। तो ऐसे कोई वो नहीं है, तो आप एसिटल की जगह कीटल भी लिख सकते हैं और कीटल की जगह एसिटल भी लिख सकते हैं, ये वहाँ पे है, ठीक है। तो IUPAC ने ये इजाज़त दी। तो साइक्लिक एसिटल के फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है और एक साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिला। सिमिलर चीज़ हम कीटोन के लिए भी करेंगे। कीटोन जब हमने OCOR लिया तो यहाँ पे भी ऐसे बॉन्ड टूटेगा, और देखिए ये यहाँ पे देखिए H2 यहाँ से भी रिलीज होगा, ग्लाइकोल में है, और इस CH2O के साथ ये वाला पूरा का पूरा कंपाउंड आके जुड़ जाएगा। हाँ, इसकी प्रेजेंस आप ध्यान दीजिएगा, पिर-टोलुइन सल्फोनिक एसिड और हीट होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके का साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिला, और इसको कहते हैं साइक्लिक कीटल। H2 रिलीज हो गया और इसको कहते हैं साइक्लिक कीटल। तो ये हमारी हो गई। ये कौन सी रिएक्शन थी हमारी, रिएक्शंस विद कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड कीटोन, छठवें रिएक्शन थी। सातवें रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन। सातवें रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है भैया, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिलीज होने वाला है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वाटर का रिलीज होने वाला है। तो वाटर कैसे रिलीज होगा, इस बात पे देखिए। देन हीटेड अलोन, जब हम ग्लाइकोल को
अकेले हीट कर देंगे 500 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर रिलीज हो जाएगा। और इथाइलिन ऑक्साइड, यानी इथाइलिन ऑक्साइड मैंने अभी पिछले लेक्चर में इसको बताया था कि जब आप इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपको इपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, लेकिन कब, जब आपके पास इथीन रहता है, इथाइलिन रहता है, तो मतलब कुछ इस तरीके का CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहता है। इसकी रिएक्शन आप हाफ O2 से करवाते हैं। एक मिनट, मैं पेज के बाहर चला गया। पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था कि जैसे आप इथाइलिन लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसकी रिएक्शन अगर आप हाफ O2 से करवाते हैं तो इसकी फॉर्मेशन आपको मिलती है, मतलब इपॉक्साइड आपको मिल जाता है। तो ये वगैरह वगैरह की बात है। तो अभी प्रीवियस लेक्चर पे नहीं, इसी लेक्चर पे आते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि डिहाइड्रेशन होने वाला है इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल को, यानी ये है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसे हम ग्लाइकोल कहते हैं, पिछले लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं और पूरी कहानी इसी चैप्टर पे है, पूरे जो चैप्टर है वो इसी कंपाउंड पे है। तो जब आप इसको अकेले हीट कर देंगे 500 डिग्री सेल्सियस पे, इसको 500 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर है, 500 डिग्री तो बहुत होता है, जहाँ 50 डिग्री में जान चली जाती है। तो जब 500 डिग्री सेल्सियस पे इस ग्लाइकोल को आप हीट करेंगे अकेले, कुछ रिएजेंट नहीं लिया है, अकेले इसको हीट कर रहे हैं, ग्लाइकोल उठाया कहीं से ले आए और हीट कर दिया 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बोल रहे हैं, ये इपॉक्साइड बना लेगा CH2O CH2 CH2O CH2 CH2 CH2O, जैसा भी आप इसको पढ़ते हो, ये ग्लाइकोल बना लेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन करवाना भी था, मतलब जैसे हमने इसको हीट किया तो वाटर रिलीज हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेट हो रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि H2O वहाँ से निकल जाना चाहिए, तो H2 यहाँ पर रिलीज हुआ, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई ग्लाइकोल की। अब हम इसको अकेले हीट नहीं करेंगे, अब इसको हीट करेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, एनहाइड्रस Zn2 के साथ हीट करेंगे तो ग्लाइकोल दे देगा एसिटल्डिहाइड, ग्लाइकोल दे देगा एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पे भी H2 रिलीज होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन पड़े तो H2 तो रिलीज होना तय। तो कैसे होता है इस बात को समझना है। तो जब Zn2 के साथ रिएक्शन होता है तो इस H2O H2H ये इंटरमीडिएट बनाता है, और ये एक्चुअली क्या होता है, टोटोमेराइजेशन होने लगती है। यहाँ पे क्या होता है, टोटोमेराइजेशन होने लगती है, मतलब ये कभी यहाँ पे जाएगा फिर कभी यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके का मतलब पोजीशन यहाँ पे चेंज होने लगती है, अपने आप ही टोटोमेराइजेशन होता है, मतलब ये आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। तो एसिटल्डिहाइड CH3CH2 की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब तीसरा है कि जब इसको हम कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सबसे पहले अकेले हीट करवाया, फिर Zn2 के साथ हीट करवाया, अब हम कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हैं और उसके साथ हीट करवा रहे हैं, तो ये डाया इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन करेगा, ये डाया इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमने ले लिया CH2OH CH2H और फिर से CH2OH CH2H, मतलब 2 इसके मोल्स लिए हुए हैं ग्लाइकोल के, और ये हमारे पास है कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, ये कंसनट्रेटेड है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड है। जब हम 2 मोल्स इससे रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है, क्या बनता है, यहाँ से H2 रिलीज हो जाएगा, मतलब ये देखिए, ये हमने H2 रिलीज कर दिया, बचेगा यहाँ पे सिर्फ O, तो ये बन जाएगा और CH2OH एज इट इज़, ये वाला, और फिर ये वाला भी CH2OH एज इट इज़, और ये कुल मिला के जब H2 रिलीज हो गया तो ये इससे जुड़ गया। एक मिनट अच्छे से बताता हूँ, इसको रफ करो फिर अच्छे से बताता हूँ, नहीं समझ पा रहे होंगे आप। देखिए अभी इन सब की मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सीधा सिर्फ रिएक्शन नहीं आएगा, ज़्यादातर सवाल पूछे भी जाते हैं ग्लाइकोल से, बट हाँ मैकेनिज्म का सवाल आ सकता है, जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट, अभी ये बताएंगे वो क्या होता है, उसको भी आता है। तो देखिए यहाँ से H2 का एक यहाँ पर रिलीज होगा, यानी डिहाइड्रेशन करवाना है तो H2 रिलीज हो जाएगा। अब ये CH2OH वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये CH2OH वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये O देखिए बच गया, ये O जो है, ये जो O है, ये जो O है वो इससे जुड़ जाएगा, मतलब ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा CH2OH और CH2OH, तो ये डाया इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ये डाया इथाइलिन ग्लाइकोल होता है जब हम फॉस्फोरिक एसिड यानी कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ ग्लाइकोल का रिएक्शन करवाएंगे। एक और रिएक्शन है
जब आप सिमिलर मतलब वही उठा लीजिए दोबारा रिएक्टेंट और ग्लाइकोल को हीट करिए आप कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो डाइऑक्सीजन देते हैं। पहले कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवा H3PO4, अब H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट सभी में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो बनने वाला है वो कमाल का चीज़ बनने वाला है, ये बनने वाला है डाइऑक्सीजन। ये इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, मतलब H2 रिलीज होगा, एक H2 यहाँ से रिलीज होगा और एक H2 यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। तो ये वाला O जो है और जो ये वाला O है ये यहाँ से सीधे सीधे से जुड़ जाएंगे, तो इथालीन 1,4 डाइऑक्सीजन इसको कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये थी हमारी आई थिंक छठवीं रिएक्शन थी, सातवीं रिएक्शन थी। ये सातवीं रिएक्शन थी इथाइलिन ग्लाइकोल की, जिसका नाम था डिहाइड्रेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले जितनी भी रिएक्शन है अब इम्पोर्टेंट ही होंगी। अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये 100 सीरीज़ का पार्ट 2 है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है ज़रा देखो। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस होगी। तो जब नाइट्रिक एसिड पहला रिएक्शन देखते हैं। व्हेन नाइट्रिक एसिड और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन तो होगी, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का भी यूज़ करेंगे। जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में HNO3 आता है, नाइट्रिक एसिड, या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये दोनों रिएजेंट को हम यूज़ करेंगे तो कुछ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म ऑब्टेन होंगे? ये ग्लाइकोल है, इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया है। तो जब ऑक्सीडेशन करवाया है, ठीक है, जब ऑक्सीडेशन करवाया है तो यहाँ पे बना है ग्लाइकोल्डिहाइड, ठीक है, ग्लाइकोल्डिहाइड का यहाँ पे बन गया ग्लाइकोल्डिहाइड, ठीक है। यानी यहाँ पे H2O रिलीज हुआ होगा, ठीक है, ये ग्लाइकोल्डिहाइड। अब दोबारा इसको यही रिएक्शन को दोबारा मतलब 1 मिनट, ग्लाइकोल्डिहाइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन के थ्रू बन गया। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हम क्या यूज़ कर रहे हैं आप सभी को पता है, नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन करवाया ग्लाइकोल का तो ग्लाइकोल्डिहाइड बन गया CH2CH2OH। फिर ऑक्सीडेशन करवाया तो COOH और CH2OH, मतलब जो CHO ऊपर जो एलियाटिक ग्रुप था वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप बन गया। तो COOH CH2OH इसको कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो जो नीचे वाला अल्कोहल है वो अब एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो गया, तो इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। मतलब जो ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो और नीचे हो एल्डिहाइड वाला, तो इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। और फिर से एक ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मतलब ये रिएक्शन होगी अगर ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आगे और कंटिन्यू होगी तो आखिरी में जो फॉर्मेशन, आखिरी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑक्सैलिक एसिड, यानी COOH। ये आखिरी प्रोडक्ट है जो फॉर्म। अच्छा, ये जो ग्लाइकोल्डिहाइड बना था, अगर हम इसी में डायरेक्ट ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दें तो ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म करता है। CHO नीचे भी CHO कर देगा, और अगर इसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल, तो इससे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। अगर इसका दोबारा हम सीधा ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये हमको ग्लाइऑक्सैलिक एसिड दे देगा, मतलब COOH और CHO यानी ग्लाइऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। तो ये था ऑक्सीडेशन when नाइट्रिक एसिड और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इसकी दूसरी रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है HiO4 वाली, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और एग्जाम में लगभग आई जाती है। ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड, ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड। एक्वस HiO4 लेना है या H5IO6 ले सकते हैं। अगर आपके पास एक्वस HiO4 है तो इसको बोलते हैं मेलाप्रेड रिएजेंट। ये कौन से रिएजेंट हैं? इन्हें कहते हैं मेलाप्रेड रिएजेंट। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, इसको कहते हैं मेलाप्रेड रिएजेंट, ठीक, इसको कहते हैं मेलाप्रेड रिएजेंट। अच्छा, HiO4 की जो एक्टिव स्पीशीज है वो है H4IO6 नेगेटिव। तो रिएक्शन में यानी जब रिएजेंट तो होगा जो अटैक करेगा वो यही स्पीशीज, यानी एक्टिव स्पीशीज अगर यही है तो यही अटैक करेगी ग्लाइकोल पे। ग्लाइकोल दिया हुआ सी है, ये ग्लाइकोल है, तो ग्लाइकोल पे कौन सी स्पीशीज अटैक करेगी रिएजेंट की? जो एक्टिव स्पीशीज होगी। तो एक्टिव स्पीशीज H4IO6 नेगेटिव है,
तो ये जहाँ पे स्ट्रक्चर है H4 आयोसिस नेगेटिव का, इस पर अटैक करेगी तो यहाँ से वाटर रिलीज होगा। ठीक है, वाटर रिलीज होगा, कहने का मतलब क्या है, आई डबल बॉन्ड हो, ये देखिए ओ एच यहाँ पे एच इट इज़ है, सी हेयर, ये ओ एच एच इट इज़ है, ओ नेगेटिव एच इट इज़ है, आई डबल बॉन्ड ओ एच इट इज़ है, H2O रिलीज हो रहा है, H2O रिलीज हो रहा है, मतलब ये समझना है H2O कैसे रिलीज हो रहा है। ये देखिए सी है, एक H2O यहाँ से रिलीज होगा और एक H2O यहाँ से, एक मिनट, एक H2O यहाँ से रिलीज होगा। अब आप देख पा रहे होंगे एक H2O यहाँ से रिलीज हो गया है और एक H2O यहाँ से रिलीज हो गया है, तो कार्बन के साथ सीधे ये वाला पूरा का पूरा कंपाउंड, कार्बन, इसको हाईलाइट करके ज़्यादा बेटर होगा, तो कार्बन के साथ ये वाला पूरा का पूरा कंपाउंड, ये वाला पूरा का पूरा कंपाउंड कार्बन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। इससे क्या अटैच हो गया, ये वाला पूरा कंपाउंड, यानी H के इस साइड वाले पूरे जो है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है ग्रीन से, ये पूरा पूरा उस कार्बन से अटैच हो गया, तो ये इसकी फॉर्मेशन हो गई, इस पूरे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई है। नाउ यू कैन सी है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ से ज़रा देखो क्या हो रहा है, इस OH को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ आ रहा है, जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये OH रिलीज हो जाएगा, ये OH रिलीज हो जाएगा, तो OH रिलीज हो जाएगा मतलब, और ये H यहाँ पे भी है, तो पूरा पूरा H2O ही रिलीज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो पूरा पूरा रिलीज हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके के कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, आप करके देखिएगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी जब वो H2 रिलीज हो जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर, अभी जब H2 रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H2 रिलीज हो गया और बाकी सब कुछ एच ही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ जाना चाहता है, तो ये वाला बॉन्ड इस पे ज़्यादा जाएगा, और ये वाला फिर यहाँ पे आना चाहता है। ठीक है, 10 से बॉन्ड इधर घूम रहा है, 10 से बॉन्ड इधर घूम रहा है, पूरी पूरी ये केमिस्ट्री है। तो जो बनेगा वो ये बनेगा कि SC डबल बॉन्ड OH ये बनेगा, और फिर ये वाला भी बनेगा, मतलब दो यहाँ पे बनेंगे, और ये वाला पूरा पूरा अलग हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा अलग हो गया। इसको अच्छे से बताते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, इसको रफ कर देते हैं। तो जब ये बॉन्ड्स का जो है यहाँ पे हो रहा था, इसको हाईलाइट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या बना जरा देखो, एक तो ये अलग हो गया, ये वाला पूरा अलग हो गया। ठीक है, इसको मैंने अलग कलर से बता दिया। एक तो ये वाला पूरा का पूरा अलग हो गया। ठीक, आई डबल बॉन्ड हो और O नेगेटिव। एक क्या अलग हुआ है, एक अलग होगा C डबल बॉन्ड हो CH। ठीक है, देखिए ये वाला, एक मिनट, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ रहा है तो डबल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे 2 H है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH यहाँ पे, और ऑक्सीजन के साथ बन रहा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये बन रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये बन रहा है। तो एक रिलीज हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा CH, एक मिनट, यहाँ पे बन जाएगा, क्या हो रहा है ये पेन के साथ, यहाँ पे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड OH। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, तो सेम कंपाउंड यहाँ से भी अलग हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा फिर से वही वाला जो ऊपर बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा हो गया प्रीवियस रिएक्शन जो थी, ये रिएक्शन क्या थी, पर आयोडिक रिएक्शन थी, जब ग्लाइकोल रिएक्ट करेगा पर आयोडिक एसिड के साथ। ठीक, तीसरा ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं लेड टेट्राएसिटेट से रिएक्शन करवा रहे हैं। और लेड टेट्राएसिटेट होता क्या है, लेड टेट्राएसिटेट ये होता है, एक एसिटेट, 2 एसिटेट, 3 एसिटेट, 4 एसिटेट, टेट्राएसिटेट हो गया, और यहाँ पे लेड, सिमिलर रिएक्शंस हैं, वही है। फिर से देखिए कहाँ पे क्या जुड़ेगा, बस ये आपको पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ तो आप समझ जाओगे, बाकी सब कुछ क्लियर कट है। 260COOH, 2 मोल 60COOH, यानी एसिटिक एसिड के रिलीज होंगे। तो 260COOH कहाँ से रिलीज होगा, ज़रा देखो, ये CH2O, पहले आप देखो, ये CH2O तो नहीं आएगा, ये CH2O अभी एसिडिक है। ठीक है,
एक मिनट चेक कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये पी भी यहाँ पे हम ले रहे हैं और पी बी के साथ ओ है, पी बी के साथ ओ है, 2CH3COOH रिलीज हो रहा है। बाकी OCO CH3 एज इट इज़ है। देखिए यहाँ पे इसको देखिए, OCO CH3 वाला एज इट इज़ है, ये वाला भी एज इट इज़ है। CH3COO, अब देखो मैं ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिएक्शन काफ़ी ईजी है, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये जो COO CH3 देखिए, ये वाले OCO CH3 ये वाला जो एसिटेट है, इस पर नज़र डालिए, किस पे नज़र डालिए, एक मिनट इसको रफ करता हूँ। ये वाला जो है, एक मिनट, ये वाला एच इट इज़ है, पी भी अपनी जगह एच इट इज़ है, ये वाला भी एच इट इज़ है, ठीक। इस वाले एसिटेट और इस वाले एसिटेट पर नज़र डालिए, और यहाँ पे भी कुछ नज़र आपको डालने को मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे 2 मोल CH3COOH रिलीज होंगे, ठीक। तो CH3 यहाँ पे है, CH3CO, ठीक है, और CH3CO यहाँ पे भी है। किसी कमी है अभी, CH3CO एक OH, यानी इसके साथ एक OH जाएगा और इसके साथ एक OH जाएगा, ठीक है। यानी ये पूरा पूरा OH इसके साथ चला गया और ये पूरा पूरा OH इसके साथ चला गया, तो CH3COOH के 2 मूल्यांक रिलीज हो गए। और जब ये चला गया तो देखिए यहाँ पे O बचा है, कलर चेंज, यहाँ पे बच्चा है O और यहाँ पे बच्चा है O, पी भी एज इट इज़ है, सी वाला भी पूरा एज इट इज़ है। ये पूरा का पूरा जितना ये बचा है इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है इन सब कार्बन से जुड़ जाएंगे, तो बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे ये, ठीक है। अब आप समझिए, इसके बाद वही है, अब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये मतलब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ से फिश होने वाली है। तो क्या रिलीज हो जाएगा, ये बात ध्यान देने वाली है। तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा CH, ये HCHO रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड रिलीज हो जाएगा, और फिर से वही ऊपर से भी रिलीज होगा तो नीचे से भी रिलीज होगा, क्योंकि ऊपर भी डबल बॉन्ड बनना है, नीचे भी डबल बॉन्ड बनेगा, और ये एक अलग से रिलीज होगा। मतलब जो पिछली रिएक्शन आपने पर आयोडिक एसिड की देखी है, सेम टू सेम रिएक्शन है। किस तरीके से कौन अलग हो रहा है वो बिल्कुल सिमिलर टू प्रीवियस रिएक्शन है। अगर आपको पिछली रिएक्शन समझ में आ गई तो ये रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। लगभग 47-48 मिनट हो गए इस लेक्चर को। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रही है जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट। हालांकि ये जो रिएक्शन है ये हमारे यूट्यूब चैनल STS पॉइंट क्लासेस पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बट अब चूँकि चलिए बता देते हैं, वरना बोलेंगे कि एक छोड़ दिया, जब 1 शॉट बना रहे थे तो पूरा बनाना चाहिए था, क्यों छोड़ दिया। चलिए नहीं छोड़ते, बनाते। पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट। अब पिनाकोल के बारे में आपको पूरी जानकारी है। पिनाकोल को कहते हैं 2,3-डायामेथिल 2,3-ब्यूटेनडायोल, इसको हम कहते हैं पिनाकोल, और इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिनाकोल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिनाकोल। यानी दूसरे वाले कार्बन और तीसरे वाले कार्बन पे OH जुड़े हुए हैं 2 ठो, और बाकी जो जिस 2 कार्बन पे OH जुड़े हुए हैं वो सारे कार्बन क्या हैं, मेथिल ग्रुप से अटैच। तो जब हम इस पिनाकोल को, जब 1,2,3-डायामेथिल 2,3-ब्यूटेनडायोल पिनाकोल इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4, जब हम H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो इट अंडरगोस डिहाइड्रेशन विथ मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। इसके अंदर मोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, और एक्चुअली इसे वो कहते हैं हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जिस मोलिकुलर रीअरेंजमेंट की बात यहाँ पे हो रही है वो इसी रीअरेंजमेंट की बात हो रही है कि जो पिनाकोल है वो पिनाकोलोन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पिनाकोलोन क्या होता है, पिनाकोलोन ये होता है, यानी एक सी जिससे ओ जुड़ा था उस पर डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी एक सी पे ऊपर नीचे CH3 मतलब एक सी जिसपे 2 सी थे, 2-3 पे जिसपे OH जुड़े थे, तो एक दूसरे वाले कार्बन पे OH की जगह डबल बॉन्ड में O आ गया है, और तीसरे वाले कार्बन पे जिसपे OH था वहाँ पे CH3 आ गया है। ये कैसे आ गया, यहाँ पे मोलिकुलर रीअरेंजमेंट हुआ है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी होगा और H2SO4 ओवर हीट की प्रेजेंस रहेगी, H2O यानी डिहाइड्रेशन होगा, तो हमारे पास ये पिनाकोलोन बनेगा। कैसे बनेगा इसकी स्टडी हमें करनी है। आइए पहले इसकी मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। मेनी अदर सब्स्टिट्यूटेड विस्नल डायोल्स आर नोन टू अंडरगो सिमिलर एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट। अगर आपको कोई और भी सब्स्टिट्यूटेड विस्नल डायोल मिलते हैं, जैसे अभी तो इथाइलिन ग्लाइकोल की बात कर रहा हूँ, अगर कोई और विस्नल डायोल्स हैं
ठीक है, कोई और सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्या है यहाँ पे CH3, अगर C6H5 मिलता है, ठीक है, C6H5 बेंजिल ग्रुप मिलता है, ठीक है, बेंजिल ग्रुप मिलता है, तो उसके लिए भी सेम रीअरेंजमेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू अंडरगो सिमिलर एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट। ये सारे रीअरेंजमेंट जो हो रहे हैं मोलिकुलर, ये कलेक्टिवली क्या कहलाए जाएंगे, ये कलेक्टिवली कहला जाएंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इन्हीं को हम कहेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो अब इसके मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, और एग्जाम में एक स्पेशल डिफरेंस है, केमिकल रिएक्शन पूछ जाती है ग्लाइकोल की, जो भी हम पढ़ चुके हैं, पर आयोडिक एसिड की HiO4। HiO4 के बाद मैंने क्या बताया था, HiO4 के बाद मैंने बताया था आपको, HiO4 के बाद मैंने बताया था ये तो HiO4 हो गया। इसके पहले, इसके बाद मैंने बताया था, एक मिनट, लेड टेट्राएसिटेट, सिमिलर रिएक्शन है, इसके लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी है, तो सिमिलर रिएक्शन है, तो लेड टेट्राएसिटेट वाला भी आप याद रखिए। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का कुछ मैकेनिज्म है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले स्टेप्स को हम सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है, उसको पढ़ लोगे तो जब रिएक्शन आप मैकेनिज्म कर रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स प्रोटोनेशन ऑफ पिनाकोल। जो पिनाकोल हमारा जो इनिशियल प्रोडक्ट है, सॉरी इनिशियल रिएक्टेंट है, इनिशियल जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है, उसका होगा प्रोटोनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ, किस प्रेजेंस में होगा, किनके प्रेजेंस में होगा, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के प्रेजेंस में होगा। जैसे आप H2SO4 ले सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, इसकी प्रेजेंस में जब प्रोटोनेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोनेटेड पिनाकोल। भाई पिनाकोल का आप प्रोटोनेशन करवा रहे हैं तो उसका वो प्रोटोनेटेड हो गया, जब पिनाकोल का आप प्रोटोनेशन करवा रहे हैं तो प्रोटोनेटेड हो गया, तो वो प्रोटोनेटेड पिनाकोल कहलाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यह है कि प्रोटोनेटेड पिनाकोल लॉसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। प्रोटोनेटेड जो पिनाकोल है H2O का मॉलिक्यूल लूज करेगा, उससे बनाएगा कार्बोकेटायन, उससे बनाएगा वो कार्बोकेटायन। फिर तीसरा स्टेप क्या है, जो कार्बोकेटायन है वो अंडरगोस रीअरेंजमेंट बाय 1,2 मेथिल शिफ्ट टू फॉर्म अनदर कार्बोकेटायन। वो कार्बोकेटायन जो भी बनाए हैं आपने, ठीक है, जो पिनाकोल प्रोटोनेटेड पिनाकोल जो H2O को लॉस करके जो कार्बोकेटायन बनाया है, वो कार्बोकेटायन अंडरगो जाएगा रीअरेंजमेंट में। कैसा रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 का मेथिल शिफ्टमेंट होगा, मतलब मेथिल शिफ्टमेंट होगी 1,2 पे, और एक अनदर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स जो इस मैकेनिज्म के लिए काम कर रहा है फॉर दिस रीअरेंजमेंट, वो क्या है, इज द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बाय रेजोनेंस और कार्बोकेटायन। तो जो ये वाला कार्बोकेटायन होगा ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस कार्बोकेटायन, ठीक है। द कार्बोकेटायन, चौथा स्टेप क्या है, अब जो कार्बोकेटायन जो ज़्यादा स्टेबल था, जो बना है अभी, वो करेगा लूज, क्या लूज करेगा, वो लॉस करेगा प्रोटॉन। जैसे ही वो प्रोटॉन को लॉस करेगा, प्रोटॉन मतलब H+ को लॉस करेगा, तो वो पिनाकोलोन की फॉर्मेशन यानी पिनाकोलोन इल्ड करेगा, पिनाकोलोन एज द फाइनल प्रोडक्ट वो देगा। तो इस तरीके से होगा। तो स्टेप क्या है, पिनाकोल दिया हुआ है, पिनाकोल को प्रोटोनेटेड करवाना है, प्रोटोनेशन करवाना है। उससे क्या रहेगा कि जो प्रोटोनेटेड पिनाकोल रहेगा H2 को रिलीज करके क्या करेगा, एक कार्बोकेटायन बनाएगा। अब ये जो कार्बोकेटायन बनाएगा, यहाँ पे इस कार्बोकेटायन में 1,3 की मेथिल शिफ्टमेंट होगी। ये जो मेथिल शिफ्टमेंट होगी ये ज़्यादा स्टेबिलिटी का कार्बोकेटायन बनाएगा, तो पिछले एज कम्पेयर टू पिछले वाला से ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इसलिए अरेंजमेंट होता है ये वाला। और इस जो कार्बोकेटायन जो फाइनल हमने मोर स्टेबल वाला बनाया है 1,3 मेथिल शिफ्ट करके, ये H+ को लूज करके पिनाकोलोन की इल्ड करेगा, पिनाकोलोन इल्ड करेगा, या पिनाकोलोन का जो हमको चाहिए था पिनाकोलोन वो दे देगा। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इस तरीके से होता है, ये स्टेप्स है। तो अब सब कुछ है, अब सब कुछ यहाँ पे केमिस्ट्री यानी कंपाउंड के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर के रूप में सब लिखना है, प्रोटोनेशन करवाना है। ये पिनाकोल दिया हुआ है, इसका प्रोटोनेशन करवाइए, मतलब H+ करवाइए, ठीक है, प्लस H+ करवाइए। ये वापस भी जा सकता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। तो जब आप H+ करवाएंगे तो किसी एक पे आप किसी एक OH पे आप H+ जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने H+ ले आया तो O+H2 हो गया, ठीक है, प्लस OH2 हो गया। ये है प्रोटोनेटेड पिनाकोल। अब इस प्रोटोनेटेड पिनाकोल का क्या करना था कि यहाँ से हमको H2O को हटाना था। जैसे ही हम H2O को हटाएंगे, तो ज़रा देखो, जैसे ही हमने H2O को हटाया, मतलब यही वाला H2O को हटा लिया, तो क्या बनेगा, CH3 ये वाला तो बनेगा ही, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यही वाली है। और तो काफ़ी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब है कि आप स्टेट चेन ही सेलेक्ट करिए।
यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। H2 रिलीज हो गया तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, यू कैन सी है। और बाकी सब कुछ तो एच डी है, ठीक है, बाकी सब कुछ एच डी है, बस H2 रिलीज हो गया तो कार्बन पे प्लस आ गया। अब देखिए 1,2 का मेथिल शिपमेंट होगा, ठीक है। 2 वाली पोजीशन ये है, यहाँ पे देखिए मेथिल दिया हुआ है, तो ये वाला जो मेथिल है ये पूरा पूरा यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। जिस कार्बन पे प्लस है, जहाँ से H2 रिलीज हुआ है, उस कार्बन पे जाके ये पूरा पूरा मेथिल शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं 1,2 मेथिल शिफ्ट। इससे बनेगा क्या, यू कैन सी हेयर, जब ये चला जाएगा ये सेकेंड वाला मेथिल उस पर चला जाएगा जिस कार्बन पे प्लस है, जहाँ से H2 रिलीज हुआ था, तो ये वाले कार्बन पे सेकेंड वाले कार्बन पे प्लस चला जाएगा, तो क्या बनेगा CH3, सेकेंड वाले कार्बन पे प्लस आ गया, देखिए यहाँ पे CH3 अटैच हो गया, ऑलरेडी CH3 था यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे और यहाँ पे OH था। इस OH को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये जो O पे लोन पेयर्स है वो यहाँ पे आके इस बॉन्ड पे आएंगे और इससे क्या होगा जरा देखो, ये इस तरीके से देखिए, ये मतलब आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, ये दोबारा है, मतलब ये अगर ये ऑक्सीजन जो है लोन पे यहाँ पे दे रहा है तो ये ले भी सकता है वापस वाली रिएक्शन। तो बाकी सब कुछ एच है, जब ये ऑक्सीजन लोन पे यहाँ पे देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे वही दिखाया होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक लोन पे हट जाएगा, एक ऑक्सीजन ने लोन पे दिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, तो यहीं पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। अब इस प्लस को हटाने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लिया हुआ बॉन्ड ले लेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं वो ये ले लेगा, तो यू कैन सी है ये O+ जो है H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और यही तो करना था, 1,3 मेथिल शिफ्टमेंट किया तो जो कार्बोकेटाइन बना ये स्टेबल है। अब ये स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या करेगा, H+ लूज करेगा, H+ लूज कर दिया, यानी अब जो बनने वाला है वो कुछ और नहीं पिनाकोलोन बनने वाला है। तो जैसे ही H+ लूज करेगा हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसे हम कहते हैं पिनाकोल। सो दिस इज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इस पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री काफ़ी आसान है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। चलिए, दिस रीअरेंजमेंट इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। ये एक रीअरेंजमेंट जो है इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। दैट इज द माइग्रेटिंग जो मेथिल ग्रुप है वो अपने आप को ही अटैच कर लेता है इटसेल्फ टू द पॉजिटिव कार्बन बिफोर सेपरेटिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इससे पहले कि ओरिजिनल पोजीशन से सेपरेट हो वो पहले ही अटैच हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे हमारे पास ये था, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ये 2 पे जो मेथिल है ज़रा देखो क्या होगा, क्या इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा, बताइए क्या इस तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जैसे मान लीजिए किसी पे भी बॉन्ड तोड़ लीजिए, मान लीजिए इस तरफ हमने बॉन्ड तोड़ा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो अब ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ा रहेगा इस वाले कार्बन से, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो वही बात हो रहा है, तो इस तरीके से वो अटैच हो जाता है। तो हमको आगे जाके ऐसे कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं, यानी कार्बोकेटाइन्स देखने को मिलता है। तो जैसे ही यहाँ पे था यहाँ पे आ गया तो इस पे प्लस आ गया, और अब ये इस पे करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो इस पे प्लस आएगा। तो जो ये वाला कार्बोकेटाइन है ये इस वाले कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। 1,3 मेथिल शिफ्टमेंट से जो कार्बोकेटाइन बना था वो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये वाला उससे ज़्यादा स्टेबल है। तो यही सब थ्योरेटिकली मैकेनिज्म में लिखा हुआ था। अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकोल अगर ले लिया तो आउट ऑफ द 2 OH ग्रुप्स डिपार्ट्स विच प्रोड्यूस अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे भी सिमिलर रिएक्शंस होने वाली हैं। इस रिएक्शंस को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे फेनिल लिया है और मेथिल लिया है, दोनों मतलब अनसिमेट्रिकल लिया हुआ। तो मेथिल माइग्रेशन यहाँ पे भी होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा क्या, यहाँ पे भी होगा। मेथिल माइग्रेशन यहाँ पे भी होगा और ये सारी रिएक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होंगी। और यहाँ आप दे सकते हो यहाँ पे पिनाकोलोन बना हुआ है, ठीक है। फिर ये वही है, सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको लेस चेक आउट कर सकते हैं। इस रिएक्शन को आप घर पे बैठ के ट्राई करिएगा, काफ़ी ईजी है, इसको दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उस पर स्टेबिलिटी की बात ये है कि सेकेंड वाला स्टेबल है कि फर्स्ट वाला स्टेबल है। तो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है। आप
पहला वाला स्टेबल क्यों है चेक करिएगा घर पे बैठ के। पहला वाला कौन सा, ये सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, पहले हम इस वाले OH पे कर रहे हैं और फिर हम इस वाले OH पे कर रहे हैं। तो पहला वाला कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि जो सेकंड वाले कार्बन पे OH है वो वाला ज़्यादा स्टेबल बना रहा है पिनाकुलोन, ठीक है, या जो इसका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ज़्यादा स्टेबल है, या जो पिनाकुलोन बन रहा है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू जो जो थर्ड वाले कार्बन पे OH है उससे। तो ये आप घर बता के ट्राई करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके का सेटलमेंट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, क्या इफेक्ट लग रहा है जिससे पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है कम्पेयर टू सेकेंड, ठीक है। तो कभी ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हमें इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन करो। 100 सीरीज है, लेक्चर लंबा हो गया, करीबन 1 घंटे हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एंड किया जाए। अब यहाँ पे देखिए एक कुछ रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन की बात कही जा रही है। अब आप इसे काफ़ी इजीली समझ सकते हो, रिंग कंपाउंड दिए हुए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम इसके बारे में भी बताएं। माइग्रेशन ऑफ अ बॉन्ड में आल्सो अकर, माइग्रेशन हो सकता है बॉन्ड का अकर इन दिस अरेंजमेंट वेयर बाय रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन में टेक प्लेस। बॉन्ड का भी माइग्रेशन हो सकता है। अभी क्या रहा था कि अभी सिर्फ हम ग्रुप का माइग्रेशन कर रहे हैं, जैसे मैथिल ग्रुप का माइग्रेशन कर दिया, मैथिल ग्रुप का माइग्रेशन कर रहे थे CH3 का, ये सेकेंड वाला CH3 थर्ड पे आ रहा था, यही अभी तक हम ग्रुप का ही माइग्रेशन कर रहे थे मैथिल ग्रुप का। बॉन्ड माइग्रेट कर सकता है, कह रहे हैं कि बॉन्ड माइग्रेट कर सकता है, बॉन्ड में आल्सो माइग्रेट, बॉन्ड में आल्सो कर एज अ माइग्रेशन, और इससे भी रीअरेंजमेंट होगा, और जब इससे जो रीअरेंजमेंट होगा इससे रिंग एक्सपेंड कर सकती है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, दो हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक रिंग है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ये वाला कार्बन पे CH5 फिनाइल वाला और ये PH वाला, ठीक है, फेनिल वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये वाले कार्बन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो इस पर हम जाएंगे। क्यों स्टेबल है, जब आप पिछला वाला रिएक्शन कर जो अभी मैंने कहा कि पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड वाले से, पिछले वाले सेगमेंट में, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। तो क्या होगा, फिर से वही है, यहाँ से बेंजील कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी जो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कि ये वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से बेंजील कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी जो ज़्यादा स्टेबल होगी। फिर क्या होगा, ये O जो है, ये OH है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो यहाँ से ये प्लस हट जाएगा चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और C6H5 और C6H5 एज इट इज यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से H+ रिलीज करेगा, जैसे ही H+ रिलीज करेगा, यही काम ही है, H+ रिलीज करेगा, तो जैसे ही H+ रिलीज करेगा तो यहाँ से H रिलीज हो जाएगा, इस OH+ से H रिलीज हो जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड जो मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं पहले 1 2 3 4 5 का था। अब ये वाले कार्बन, जब ये वाला बॉन्ड एक मिनट इस वाले कार्बन में प्लस था, ठीक, इस वाले कार्बन में प्लस था, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक, अब उस पर चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, प्लस चार्ज खत्म हो गया, तो सीधा का सीधा जो है, इसका मतलब ये जो पूरा आप देख सकते हैं, जो सीधा का सीधा ये जो 5 यहाँ पे स्ट्रक्चर का कंपाउंड था, ये पूरा का पूरा आके यहाँ पे जुड़ गया, यानी एक कार्बन आके और जुड़ रहा है, वो भी C6H5 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के साथ, यानी एक कार्बन जुड़ने मतलब कि आपकी एक चेन और बढ़ गई, यानी 6 कार्बन की चेन बन गई, तो रिंग एक्सपेंड कर गया, और बाद में तो H+ रिलीज कर दिया, तो अलग बात है। कहने मतलब है कि रिंग का एक्सपेंशन हो गया, 5 का था 6 हो गया, सीधा सीधा कार्बन ही पूरा आके जुड़ गया, मतलब एक और कार्बन आया है तो रिंग एक्सपेंड करेगा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ये भी हमने कहा था, जैसे हमारे पास ये वाला ग्लाइकोल, ये वाला जो डायहाइड्रिकल कोल दिया हुआ है विसनल है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कार्बन पे OH जुड़े हुए हैं। H+ दीजिए, हीट करिए, वही है, तो आप इस OH पे फोकस करिए, ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये पूरा रिलीज हो जाएगा H2 के फॉर्म, ठीक, इस पे आ जाएगा प्लस,
यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये वाला है, एक मिनट सॉरी गलती हो गया, ये हमारे पास विशनल ग्लाइकोल दिया हुआ, सॉरी विशनल डायोल दिया हुआ है, विशनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल दिया हुआ है, H प्लस हम करवा रहे हैं, ठीक है, H प्लस करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, बाइसाइशन सेम है। इस OH पे फोकस करिए, ये वाला जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इस प्लस को कवर अप करने के लिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बनेगा क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब ये ले लेगा तो पूरा बॉन्ड हट गया, तो जो 6 की रिंग थी वो 5 हो जाएगी और यहाँ पे सीधा CH OH प्लस के साथ डबल बॉन्ड में CH जुड़ जाएगा, ठीक है, एक रिंग कम हो गई, समझ रहे हैं। और फिर आप यहाँ से H प्लस रेस करके यहाँ पे आप कर सकते हैं H प्लस, ये वाला मैंने ये वाला, एक मिनट, H प्लस मैं अब यहाँ से रिलीज़ करूँगा और जब मैं यहाँ से H प्लस रिलीज़ करूँगा तो यहाँ पे बचेगा CH डबल बॉन्ड O और CH यानी CHO, इसे कहते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से रिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इतना ही था डाइहाइड्रिक अल्कोहल में। अब अगले जो 1 सोर्सेज का सेगमेंट होगा उस पर हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एस्टेस मॉर्निंग क्लासेस इस एग्ज़ाम के क्षणों में भी कुछ वीडियोस ला पा रहा है, ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन टिल, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और जितने भी ऑर्गेनिक के और क्वेश्चन हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अगर आपके कमेंट अच्छे रहेंगे, क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, हम पिन करके आपको उसका आंसर देंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।